इंटरेस्ट यूनाइट्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड, यानी कि अपने हित के लिए साथ आया जाता है और हित ना पूरा हो रहा हो तो जुदा हुआ जाता है, चाहे रियल हो या इमेजिन्ड हो। अगर डिस्कंटेंट है दो पार्टीज के बीच में या एक ऐसे अरेंजमेंट में जिसमें मल्टीपल पार्टीज हैं, तो वो अरेंजमेंट ज्यादा टिकता नहीं है। चलिए पहले इस इशू को रूट से पकड़ते हैं, उसके बाद स्वीडन तक कनेक्ट करेंगे। बात है वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू दोनों में देखा जा चुका था कि यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे, तो ऐसे में कहा गया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जाए। कैसे किया जाए? कहा जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट यूरोप में ना हो जाए तो क्या हो जाए, मतलब रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो पाएगा, प्रोस्पेरिटी होगी, कमाल हो जाएगा, कुल मिलाकर जियोपॉलिटिकल स्टेटस यूरोप का इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत थी, तो दिक्कत थी नेशनलिज्म। इतने सारे राष्ट्र जो लड़ाइयां राष्ट्र के लिए कर रहे थे, राष्ट्रहित के लिए कर रहे थे, कैसे फ्यूज हो जाएं? तो कहा चलो बीच का रास्ता तो निकाल सकते हो। व्हाट वाज दैट? कोल एंड स्टील को इंटीग्रेट किया जा सकता है। मतलब कोल एंड स्टील सभी को चाहिए, वेपन्स के लिए भी आपको स्टील चाहिए। 70% ऑफ द टोटल मिनरल्स विच वर यूज्ड इन यूरोप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कोल, एनर्जी का सोर्स था कोल। तो ऐसे में कम्युनिटी बनाई गई। एक्चुअली इसका आइडिया रोम, मतलब फ्रांस के एक्चुअली उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर शूमन, उन्होंने दिया था। एक्चुअली इसका जो पीछे का जो आइडिया था, मतलब इन्होंने तो प्रेजेंट किया था और नाम हो गया शूमन प्लान। आइडिया था जेन मोनेट का। आइडिया यह था कि चलो ऐसा करते हैं, एक इंटीग्रेटेड मार्केट बना देते हैं, यानी कि कोल और स्टील आसानी से बेची जा सकेगी। एक पहला स्टेप था कि पैसों के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए तो आसानी से साथ आ जाएंगे, राइट। उसके बाद फर्दर एक्सपेंड किया गया, पहले कोल एंड स्टील, उसके बाद फिर इकोनॉमिक, यानी कि अब अदर गुड्स में भी इंटीग्रेट कर लेंगे। और फाइनली हुआ पॉलिटिकल, यानी कि अब हो गया यूरोपियन यूनियन। कहा गया कि ये एक सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है। सुप्रा नेशनल का मतलब है कि राष्ट्र से ऊपर भी आपकी एक पहचान है। यूरोपियन पार्लियामेंट है और आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। यूरोजोन बनाया गया जिसमें कि कॉमन करेंसी रखी गई, यानी कि यूरो। लेकिन दो देश ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम यूरो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक था यूके और एक था स्वीडन। अगर स्वीडन की एग्जिट के रीजंस पे हमें जाना है तो पहले ब्रिटेन से होकर निकलना पड़ेगा, यूके से होकर निकलना पड़ेगा। वाई ब्रेक्सिट? ब्रेक्सिट हुआ क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट कह रहा था कि शेयर्ड प्रोस्पेरिटी होगी ना, लेकिन अगर ट्रबलसम टाइम आया, यानी कि स्विम एंड सिंक टुगेदर ही होगा। अगर ट्रबलसम टाइम आया, भाई साथ होने का तो मतलब यह है ना कि अगर ट्रबल हुआ तो साथ फिर डूबेंगे भी या उसको फाइट भी करेंगे। 2008 में जब रिसेशन आया तो आरोप यह लगा कि यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक था उसने इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए, जिसकी वजह से यूरोप में रिसेशन बहुत ज्यादा फैल गया। जॉबलेसनेस, डेट, कितने सारे बैंक्स को बेल आउट की जरूरत पड़ी। अब जिसके पास पैसा था, यानी कि जो अमीर देश थे यूरोपियन यूनियन के, उनको लगा यार मतलब अभी तक ठीक था, इन गरीब यूरोपियन देशों, गरीब इन द सेंस इनके कंपैरिजन में गरीब, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस की, स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जिनको कहा गया ये पोस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमीज हैं, रिलेटिवली गरीब हैं। तो अब इनको पैसा जो प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? यूके जैसे देश करेंगे। यूके ने कहा मैं क्यों बर्डन उठाऊं, व्हाई आई शुड टेक बर्डन। तो यहां से एक डिस्कंटेंट शुरू हो गया। कहा गया जिस बेनिफिट के लिए हम आए थे वो था इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, हो नहीं रही। 2008 रिसेशन चल रहा है। क्राइम और टेररिज्म को काउंटर कर लेंगे, शेयरिंग हो जाएगी इंटेलिजेंस की, इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे इसके लिए। इमिग्रेशन पर भी एक शेयर्ड पॉलिसी होगी हमारी, पब्लिक सर्विस का इंप्रूवमेंट कर देंगे। कहा कि इनमें से काफी सारी चीजें नहीं हो पा रही, जिसका एक बड़ा कारण है इकोनॉमिक के लिए शुरुआत की गई थी और वही चीज हमारी सॉल्व नहीं हो रही, तो मेंबरशिप से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड अपोजिंग इट। माइग्रेशन एक बड़ा कारण बताया गया। कहा गया देखो डबल हो गया माइग्रेशन, तो डबल माइग्रेशन हो गया तो इतने सारे लोगों को संभालने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा। जैसे करीब 12 लाख के आसपास लोग अलग अलग यूरोप के देश से पहुंचते हैं यूके में। अब यूके का कहना है कि ठीक है हमारे लेबर मार्केट में हमें मदद मिलेगी, इंडस्ट्रीज में मदद मिलेगी, लेकिन कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जिनको मना नहीं कर सकते, यूरोप का पार्ट है, इजी एक्सेस था, लेकिन हम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर इसके बाद जब रिसेशन हुआ तो ऑस्टेरिटी मेजर्स कहे गए। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब है कि भाई जैसे पोर्चुगीज, इटली, ग्रीस, स्पेन, इनको पिग्स नेशंस कहा गया। कहा कि अब तुम खर्चा कम करो, घाटे में चल रहे हो, बड़े भाइयों को खर्चा करना पड़ रहा है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, तो ऐसा करो तुम खर्चा कम करो। खर्चा कम करोगे तो घाटे को मैनेज कर पाओगे। अब जैसे ये देश खर्चे को कम करते हैं, जनता कहती है ये क्या कर रहे हो, सब्सिडीज को कम कर रहे हो क्या? तो सब्सिडीज को कम ना कर पाना
ये ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगीज, इटली जैसे देशों के लिए समस्या बन गया। अब ब्रिटेन ने कहा कि हम आर्थिक पैकेज दे रहे हैं और ये जो देश हैं ये खर्चा किए जा रहे हैं सब्सिडीज में, तो इससे तो हमें नुकसान हो रहा है। तो ये फर्दर फाइनली ब्रेक्सिट हुआ। 2 साल तक इसकी नेगोशिएशन चलती रही। अब स्वीडन का कहना है कि ब्रिटेन तुम हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन दोनों का 89% मतलब 2004 से लेकर अगर ब्रेक्सिट तक की बात की जाए तो 89% टाइम दोनों ने एक ही मत पर वोट की है। दोनों यूरो को नहीं मानते थे और दोनों का कहना था कि इस पर रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि टोटल इंटीग्रेशन के दोनों फेवर में नहीं थे। 89%। तो ये चाहते थे कि रेगुलेशन होना चाहिए। साथ में फ्रांस और जर्मनी ये एक्चुअली काउंटर रहे हैं टू दिस यूके एंड स्वीडन वॉइस इन यू। तो अब सोचो कि इनका काउंटर करने के लिए स्वीडन सोचता था कि मेरे साथ यूके खड़ा है, यूके गया चला, तो अब उसको लग रहा है काउंटर वेट में जो मेरा अच्छा पार्टनर था वो तो चला ही गया, अब मैं अपोज जब करूंगा इनके व्यूज को तो मेरा इतना वजन होगा नहीं। यूके और स्वीडन को आउटसाइडर इंस्टीट्यूशनल पोजीशन कहा जाता था। कहने का मतलब यह है कि ये टोटल इंटीग्रेशन में विश्वास नहीं रखते थे। यूके के एटलांटिसिस्ट जो पोजीशन थी, स्वीडन भी उसका बेनिफिशियरी रहा है। मतलब क्या हुआ, यह अटलांटा मतलब अटलांटिक का हम नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, तो ऐसे में यूके का ये कहना था कि देखो नॉर्थ अटलांटिक के इस साइड यानी कि जो नदर्न अमेरिका यानी कि यूएसए, इसके साथ हमारे इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाले रिलेशन स्ट्रांग रहने चाहिए। यूके हमेशा से यूएसए के साथ बियॉन्ड ईयू भी कोऑर्डिनेशन करता रहा है सिक्योरिटी वाले पॉइंट पर। अब स्वीडन को लगता था कि यार क्योंकि यूके हमारा दोस्त है तो ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो यूएसए तो हमारे साथ रहेगा ही, इस डायनेमिक्स के हिसाब से। अब ईयू में क्योंकि लगातार पार्टनरशिप थी ही तो फायदा होता था। अब यूके गया वहां से चला, तो ऐसे में अब स्वीडन लाइक यार अटलांटिस पोजीशन जो थी यानी कि यूएसए के साथ मिलकर चलने वाली बियॉन्ड यूरोप, ये वाली पोजीशन तो हमसे जा रही है, राइट। अगर इनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है यूरोप और इसमें ईयू जो है उसमें तो डोमिनेट फ्रांस करेगा, तो फ्रांस के साथ हमें नहीं चलना है, हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है, ये स्वीडन का मानना था। स्वीडन का कहना था कि मेरा तो मानना है ईयू में ना एलाकार्टे सिस्टम टाइप होना चाहिए। यूरोप एलाकार्टे, एलाकार्टे सुना आपने, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो एक बफे सिस्टम होता है, एक एलाकार्टे। बफे में तो भाई जो सब कुछ लगा हुआ है वो सबके लिए है, उसमें से आप चूज कर लो, खा लो। एलाकार्टे में आप ऑर्डर कर सकते हो। तो स्वीडन का कहना था कि हम ऑर्डर करना चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज पे हमें ये कंडीशन रखनी है, माइग्रेशन पे ये कंडीशन रखनी है और टैरिफ वगैरह पर ये कंडीशन रखनी है। अब ये कंडीशन के लिए जो आवाज बन सकता था वो यूके बन सकता था, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे। लेकिन अब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनके पास नहीं आ पा रही है। विदाउट ब्रिटिश अपोजिशन जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन ये तो हो गए एक, राइट। तो अब इनका ये मानना है कि जब से ब्रेक्सिट हुआ है ना तो कई लोगों ने सोचा शायद अब ईयू फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबल होने की बजाय ईयू ने क्या करा, कहा कि ये तो ब्रिटेन का पॉपुलिज्म था, ये इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी जिसमें बोरिस जॉनसन जैसे लोग अब राजनीति में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। इन्होंने 2008 के रिसेशन को एक मौका बनाया और कर लिया। हालांकि इसका नेगेटिव इफेक्ट यूके की इकोनॉमी पर भी पड़ा। तो ऐसे में सॉल्यूशन ये दे रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी की बजाय और ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाए। तो स्वीडन के लिए तो आघात वाली बात हो गई ना। प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्वेक्सिट। अब देखिए जो यहाँ पर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्वीडन की, उनका कहना है कि द ओनली सॉल्यूशन इज दैट वी शुड एग्जिट। अब आप सोचेंगे अगर ये एग्जिट कर लेंगे तो इनको नुकसान भी तो होंगे, नुकसान होंगे, लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव प्लान है। यानी कि स्वीडन एक अल्टरनेटिव यूनियन के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। हालांकि इनका कहना है कि हमने ग्राउंड पर अपना सर्वे करवाया है रेफरेंडम से पहले, और सर्वे में 59% जो स्वीडन की जनता है वो कहती है क्या ही मिला है ईयू से, बाहर आओ ना ईयू से। यहां पर 1,60,000 के आसपास असाइलम दिया है इन्होंने उन लोगों को जो रिफ्यूजी की तरह आए थे, लेकिन अब स्वीडन में लोग जो है डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उनको। पहले लगा कि शायद हमारी मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, चलो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो अपने वॉर से, परसिक्यूशन से बच रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, बट नाउ दे वांट देम टू गो। लेकिन ईयू की कंडीशनैलिटीज इन्हें बांध कर रख रही हैं, राइट। पहले ओपन डोर पॉलिसी कर रहे थे, राइट, लेकिन अब इसको ये बदलना चाह रहे हैं, इफेक्टिव चेक रखना चाह रहे हैं। अब इज इट फिजिबल? अब ऑक्सफोर्ड स्टडी का कहना है कि 70,000 के आसपास नौकरियों पर नुकसान होगा और करीब 4% के आसपास इनका जीडीपी ड्रॉप हो सकता है। जो इनकी मार्केट में लेबर है, अब देखिए हमारे यहाँ तो जनसंख्या की कमी नहीं है, जवान जनसंख्या मिल जाती है, अब स्वीडन में ऐसा नहीं है। तो इस लिंक के हिसाब से देखें तो यूरोप के अलग अलग देशों से जहां से उनको लेबर चाहिए उनकी कंपनीज प्रोक्योर कर सकती हैं, क्योंकि वो ईयू का पार्ट है, आसान शर्तों पर। लेकिन ईयू से एग्जिट कर जाएंगे तो फिर इसका क्या होगा? तो राइट स्किल्स ढूंढना ये मुश्किल हो सकता है।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये टोटल जो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें अभी इनको ईयू का फायदा मिलता है क्योंकि आसान है ये करना, लेकिन फिर बाद में मुश्किल हो सकता है। अब आप सोचेंगे अल्टरनेटिव रूट क्या है? अल्टरनेटिव रूट है ये, देखिए यहां पर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये है नॉर्डिक नेशंस, और इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनके बारे में तो आप सुनते ही रहते हैं, राइट। अब स्वीडन का ये मानना है कि ये जो बाकी देश है ना यूरोप के, इनके साथ अपनी जमती नहीं है, इन द सेंस इनके जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं हमारे साथ मैच नहीं करते। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इज वे 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 बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम दीज नेशंस, तो हमारी पॉलिसीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो ऐसा उनका कहना है कि ऑलरेडी देखिए नॉर्वे में और अदर नेशन, मतलब नॉर्वे में, फिनलैंड में, इनकी खुद की जनता फेवर कर रही है कि अलग से, जैसे ईयू है ना, ऐसा एक नॉर्डिक काउंसिल बन जाए, तो इसमें आइसलैंड को भी, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये बन जाए, तो हम आपस में ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल रखते हैं, इनका ये कहना है। इनका कहना है फ्री मार्केट रखेंगे, मतलब आसानी से व्यापार करना, सोशल बेनिफिट्स भी हम रखेंगे एक दूसरे के लिए, हम रोल मॉडल हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी की, जो हमें ईयू सिस्टम में नहीं मिल पा रहा। ईयू सिस्टम में जो क्वालिफाइड जो कोटा का सिस्टम है, उसमें 55% वोट के साथ साथ 65% जो पॉपुलेशन है उसका वेट होता है। अब जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इनका वजन ज्यादा हो जाता है। तो स्वीडन का कहना है यार हम छोटे देश, हमारे जनसंख्या कम, तो मतलब हमें इक्वालिटी नहीं दोगे, हम ऐसा सिस्टम लाएंगे जिसमें हमारे पास इक्वालिटी होगी, राइट, वी आर गोइंग टू हैव मोर इक्वालिटी। इनका कहना है कि देखो हमारे सिस्टम में हम हाई टैक्स रखते हैं जनता से, लेकिन बदले में क्या देते हैं? क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि एक तरीके से ये कह रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ जनता को फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री हेल्थ केयर मिलता है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, और वो क्वालिटी की मिलती है। तो यानी कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, लेकिन आपको प्राइवेट एजुकेशन पर अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका नेग्लिजिबल होता है। तो ये हम कर पाते हैं, हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है वो बेयर मिनिमम है, जबकि यूरोप के अन्य देशों में बहुत ज्यादा है। तो हमारा सिस्टम ही अलग है, तो वाई वी शुड बी विद देम, राइट। इनका कहना है कि हमारे यहाँ हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट रहेगा आपसी इन देशों में, क्योंकि सेंस ऑफ इक्वालिटी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी लगभग सेम है, इकोनॉमिक स्टेटस भी लगभग सेम है, राइट, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। नाउ विल ईयू डिसइंटीग्रेट? तो क्या ईयू अब अलग थलग हो सकता है? तो एक कयास तो ये कहता है कि जी हाँ, अब ये अलग अलग करके, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में मैनी नेशंस कैन डिसइंटीग्रेट। दूसरा लॉजिक कहता है कि नहीं, जब भी कोई संस्था, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा सक्सेस, ये अगर टूटने की कोशिश करता है, तो इनके आपस के देश साथ आएंगे और वो फ्लेक्सिबल मॉडल शेल ले आए। तो अभी जो है टूटना है नहीं टूटना है वो तो आगे की बात है, लेकिन जो ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस है, ये एक अनदर डिजास्टर है। इसको रिसेशन जो हुआ था 2008 का, उससे हमें तुलना करनी चाहिए। जैसे 2008 के रिसेशन के बाद बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे, दे एक्चुअली इन्होंने ऊपर आ गए थे पॉलिटिक्स में, और उसके बाद इन्हें भी काफी अपने यहाँ दिक्कतें झेलनी पड़ी थी इकोनॉमी में। लगभग 2 साल तो इनके नेगोशिएशंस में चले गए थे। जो यूरोसेप्टिक पार्टीज हैं, यानी कि जो यूरोप के साथ नहीं रहना चाहती, चाहे वो फ्रांस में हो, नीदरलैंड में हो, स्वीडन में हो, तो वो सब ऐसे रेफरेंडम्स पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर से आवाज आती है कि भाई आपस में ही हम रीट्वीक कर लेंगे। ट्रेडिशनल थ्रेट है यूरोप को रशिया से, वो भी हमें जेन्युइन बात है। और जब थ्रेट होता है बाहर से, तो मुझे बताइए देश अलग अलग होते हैं या साथ आते हैं? साथ आते हैं। ईयू स्ट्रगल तो कर रहा है प्रोटेक्शन और कमिटमेंट में अगेन इन दिस यूक्रेनियन वॉर एफर्ट, ईयू का पार्ट है। बट द पॉइंट इज कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि दे एक्चुअली कम टुगेदर एंड फाइंड अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। डिपेंडेंट है उनका रशिया पर, रशियन गैस पर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, और इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा कहां पर है? उन देशों में जो यूक्रेन के आसपास के देश हैं, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखो क्राइसिस है, तो क्राइसिस में दे कैन एक्चुअली डू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन जो इस साल की विंटर आएंगी वो रियलिटी चेक होगा ईयू का, क्या स्वीडन जैसी आवाज अन्य देशों में भी होगी? अगर अन्य देशों में भी स्वीडन जैसी आवाज आई, तो उसके बाद स्वीडन में रेफरेंडम आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे और अन्य देशों में भी आ सकते हैं। अब हमारे सामने एक इशू आता है, ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलायबल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या इंडिया, जहां पर हम साउथ एशिया में, क्या यहां पर भी ईयू जैसा सिस्टम आ सकता है? आपका क्या मानना है? क्योंकि देयर आर सम आइडियाज उससे कि एक टाइम पर यूरोप जो है जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, जोन ऑफ वॉर था, लेकिन आज वो जोन ऑफ पीस बन पाया क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया। तो शायद भविष्य में साउथ एशिया, जहां पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो ये देश भी एक होकर क्या ऐसा कोई मॉडल ला सकते हैं जो सुप्रा नेशनल हो? आपका क्या मानना है? अपने व्यूज जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन इसी कंटेक्स्ट में बनाया मैंने, एग्जामिन द चैलेंजेस बिफोर द ईयू, डू यू थिंक सच अरेंजमेंट्स आर वायबल, यानी कि पॉसिबल हैं क्या साउथ एशिया में?